CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 13 पहला प्रश्न एक भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। दो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अ केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक तथा दो, डी न तो और न दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत में क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है। ये परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं और राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय को सुनिश्चित करती हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन विशेष रूप से राज्यों के बीच आपसी समस्याओं का समाधान करने और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न 2 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, सी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इस प्रश्न का उत्तर है डी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का प्रावधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से भारत में एक नया अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई, जो वस्त्रों और सेवाओं पर एक समान कर व्यवस्था स्थापित करती है। यह संशोधन केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को संशोधित करता है और राज्य को जीएसटी लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न 3 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अ संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, डी क्षेत्रीय परिषद द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है बी। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक विशेष प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यों के बीच आपसी विवादों को सुलझाने, सहयोग बढ़ाने और संघीय ढांचे के अंतर्गत समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाने का अधिकार है। इस परिषद का उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न 4 राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है, जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? अ मुख्यमंत्री, बी राज्य के वित्त मंत्री, सी राज्य वित्त आयोग, डी जिला परिषद। इस प्रश्न का उत्तर है सी। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है, जो राज्य द्वारा लगाए गए करों और लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है और इसका कार्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वित्तीय संसाधन प्रदान करना और राज्य तथा पंचायतों के बीच राजस्व का वितरण सुनिश्चित करना होता है। अगला प्रश्न 5 संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। अ राज्य के विधानसभा सदन की, बी राज्य के मुख्यमंत्री की, सी राज्य की, डी राज्य की नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों की सीमाओं को बदलने, नए राज्यों का गठन करने या राज्यों के बीच पुनर्गठन करने का अधिकार है,
लेकिन इसके लिए राज्य विधानसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि राज्य विधानसभा से एक प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न 6 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? अ. उत्पादन शुल्क, बी. सीमा शुल्क, सी. मूल्यवर्धित कर, डी. सेवा कर। इस प्रश्न का उत्तर है बी. वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो केवल वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है और इसके तहत उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वात और सेवा कर, सर्विस टैक्स शामिल हैं। हालांकि सीमा शुल्क का प्रावधान केवल विदेशी व्यापार पर लागू होता है और यह जीएसटी के तहत नहीं आता। अगला प्रश्न 7 जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। अ. पत्थर की, बी. धातु की, सी. लकड़ी की, डी. कांच की। इस प्रश्न का उत्तर है सी. जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। ये मूर्तियां विशेष रूप से काष्ठ से बनी होती हैं और यह जगन्नाथ पूजा की विशिष्टता को दर्शाती हैं। हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान इन मूर्तियों को रथों पर विराजित किया जाता है। लकड़ी की बनी इन मूर्तियों का आकार और रूप भी विशेष रूप से पारंपरिक है। अगला प्रश्न 8 निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? अ. राइजोबियम, बी. नीलहरित शैवाल, सी. एजोला, डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी. उपरोक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को वायुमंडल से संयोजित करता है और मटर, दाल जैसी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन संकलन करता है। नीलहरित शैवाल, सायनोबैक्टीरिया, भी नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। एजोला एक प्रकार की जल प्लांट है जो नाइट्रोजन संकलन में सहायक होती है। इन सभी जैविक तत्वों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 9 न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? अ. गुरुत्वाकर्षण, बी. जड़ता का नियम, सी. संवेग के संरक्षण का नियम, डी. ऊर्ध्वाधर गति। इस प्रश्न का उत्तर है बी. न्यूटन के गति का पहला नियम जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, के नाम से जाना जाता है। यह नियम कहता है कि एक वस्तु तब तक अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर बाहरी बल का प्रभाव न पड़े। इसका अर्थ है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी और गति करती हुई वस्तु गति करती रहेगी जब तक कि किसी बाहरी बल से उसका मार्ग या गति न बदले। अगला प्रश्न 10 इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? अ. समाक्षीय केबल, बी. फाइबर ऑप्टिक, सी. मोडेम, डी. उपग्रह। इस प्रश्न का उत्तर है सी. मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। मोडेम का कार्य डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करना, डीमॉड्यूलेशन, है। यह कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों के लिए इंटरनेट या अन्य नेटवर्क से जुड़े संचार में मदद करता है। मोडेम के बिना डिजिटल डिवाइस नेटवर्क से संवाद नहीं कर सकते।